गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने SN1 और SN2 मैकेनिज्म का डिटेल डिस्कस किया था। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। पारस क्या पूछना चाहता है बेटा? कुछ नहीं सर। तूने बोला गुड मॉर्निंग सर एंड सर वो गलती से का मतलब कुछ। सर वो फोन में ऑटो करेक्ट से हो गया सर, सॉरी। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म का पूरा डिटेल मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट क्लास में। अब मुझे डिस्कस करना है जो बाकी मैकेनिज्म है। तो आप लिखो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SNI बोलते हैं, SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNI, ये एब्रिविएशन यूज करते हैं। तो इसका डिटेल लिखो। लिखो इन सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, in some nucleophilic substitution reaction, in some nucleophilic substitution reaction there occurs the formation of, in some nucleophilic substitution reaction there occurs the formation of retention product. There occurs the formation of retention product. In some nucleophilic substitution reaction there occurs the formation of retention product. आगे लिखो although there is no possibility, although there is no possibility, although there is no possibility of enchimeric participation, although there is no possibility of enchimeric participation, although there is no possibility of enchimeric participation, लिखो such reactions are example of, such reactions are example of internal nucleophilic substitution. Such reactions are example of internal nucleophilic substitution. Such reactions are example of internal nucleophilic substitution. आगे लिखो in SNI, in SNI, in SNI mechanism, in SNI mechanism a part of leaving group, a part of leaving group, a part of leaving group attacks the carbon of substrate, attacks the carbon of substrate
in SNI mechanism, a part of living group attacks on the carbon of substrate, attacks the carbon of substrate by detaching itself, by detaching itself from the rest of the living group, by detaching itself from the rest of the living group, by detaching itself from the rest of the living group. आगे लिखो बेटा. अब ये मैकेनिज्म ऑब्जर्व कहां पे होती है? देखो, दिस मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड, this mechanism is observed in Darjan's method. This mechanism is observed in Darjan's method, and probably it is observed, and probably it is observed, and probably it is observed in the reaction of alcohol, in the reaction of alcohol with PCl5, in the reaction of alcohol with PCl5. मैंने probably बोला है अल्कोहल और PCl5 की रिएक्शन के लिए, लेकिन डार्जेंस मेथड में तो क्लियरली यही मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है. ठीक है, तो अब जरा देखो डार्जेंस मेथड में होता क्या है. इसी के साथ आपको डार्जेंस मेथड की मैकेनिज्म भी पता चल जाएगी. तो डार्जेंस मेथड में अल्कोहल को SOCl2 के साथ, अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं. तो सबसे पहले ये H और ये Cl रिमूव हो जाता है, मतलब HCl गैस रिमूव हो गई और उससे बन जाता है ये कंपाउंड जिसको वो हम बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक एस्टर. तो ये इनऑर्गेनिक एस्टर बन जाता है. इनऑर्गेनिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है और ये इनऑर्गेनिक एस्टर अनस्टेबल है, तो हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है और यहां से बन जाता है RCl प्लस SO2. RCl प्लस SO2 का फॉर्मेशन होता है. तो आप देख सकते हो एक बाई प्रोडक्ट HCl है और एक बाई प्रोडक्ट SO2 है, दोनों गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट. तो गैसेस फॉर्म में होने की वजह से इनको हम इफेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं, तो इससे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी यील्ड यहाँ पे देखने को मिलती है. तो एल्काइल क्लोराइड को प्रोड्यूस करने का ये सबसे अच्छा मेथड है डार्जेंस मेथड. आप जरा देखो मैकेनिज्म का डिटेल. यहाँ पे देखो रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करती है. एल्कोहल as a nucleophile, SOCl2 के ऊपर अटैक करता है. एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल SOCl2 के ऊपर अटैक करता है. और इससे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा. तो अब देखो इस अटैक के थ्रू ये फॉर्म हो जाता है ROH पॉजिटिव
ClO नेगेटिव, ये बन गया। फिर क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस आया, ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस आया, और यहां से क्लोराइड आयन रिमूव होता है। ठीक है, क्लोराइड आयन रिमूव होता है, और ये क्लोराइड आयन इस H पॉजिटिव को रिमूव कर लेता है। ये क्लोराइड आयन यहां से H पॉजिटिव को रिमूव कर लेता है। तो इससे एक तो बन जाएगा ROSO, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ROSOCl, ROSOCl प्लस HCl। ROSOCl प्लस HCl, ये बन जाएगा। अब जरा देखो, इसके बाद SNI स्टेप ऑब्जर्व होता है। अब SNI स्टेप कैसे ऑब्जर्व होगा, देखो, ROSOCl, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन, ये पूरा लिविंग ग्रुप है, OSOCl, ये लिविंग ग्रुप है। तो क्लोरीन क्या करता है, इस पूरे लिविंग ग्रुप से खुद को पहले अलग करता है। ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप से खुद को डिटैच कर रहा है, अलग कर रहा है, और फिर उसके बाद ये साइमल्टेनियसली अटैक कर देता है इस R के ऊपर, यानी कि कार्बन के ऊपर। यहां से ये अलग हुआ और ये इस पे अटैक कर जाता है। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो SNI मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है, और उसके थ्रू फॉर्म होता है RCl प्लस SO2, RCl प्लस SO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म। तो यहां पे आप देख रहे हो कि लिविंग ग्रुप का ही एक पार्ट लिविंग ग्रुप से खुद को अलग करके सबस्ट्रेट के कार्बन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, लिविंग ग्रुप का एक पार्ट पूरे लिविंग ग्रुप से खुद को अलग करके सबस्ट्रेट के कार्बन पे अटैक करता है। तो ये अटैक हमेशा फ्रंट साइड होता है, बैक साइड अटैक नहीं हो सकता यहां पे। तो इसलिए यहां पे रिटेंशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहां पे कोई बेस यूज करते हैं, बेस यूज किया जाता है, ये जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, इस HCl को रिमूव करने के लिए, मतलब इसके साथ सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम बेस को यूज करते हैं तो रिएक्शन की मैकेनिज्म SNI नहीं, तब रिएक्शन की मैकेनिज्म SN2 हो जाती है, और वहां पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये तो है रिटेंशन प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बना है ये रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर हम बेस को यूज करते हैं तब क्या होगा, जरा देखना। आप इसको एक बार फिर से नोट कर लो, पहले भी लिखवाया हुआ है। देखो, इफ बेस like pyridine, if base like pyridine
if base like pyridine if base like pyridine is used which is involved in the formation of salt with which is involved in the formation of salt if base like pyridine is used which is involved in the formation of salt with HCl which is involved in the formation of salt with HCl so that yield of alkyl chloride increases in such cases reaction follow in such cases reaction follow SN2 mechanism in such cases reaction follow SN2 mechanism where inverted product is produced 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 तो देखो बेटा कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है जैसे हमने कंसीडर किया ROSOCl को ROSOCl ये है अब मान लो हम यहाँ पे pyridine को यूज कर रहे हैं pyridine को यूज कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट तो होता क्या है pyridine एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है सल्फर के ऊपर pyridine एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सल्फर के ऊपर ठीक है pyridine एज अ न्यूक्लियोफाइल सल्फर के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया और फिर उसके बाद क्या होता है फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस आया तो यहां से क्लोराइड आयन फ्री हो जाता है ये क्लोराइड आयन यहां से फ्री हो जाएगा
अब देखो जो क्लोराइड आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि ये फ्री क्लोराइड आयन है, तो फ्री क्लोराइड आयन होने की वजह से ये बैक साइड अटैक के लिए कैपेबल है। ये क्लोराइड आयन बिकॉज ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए बैक साइड अटैक कर सकता है एल्काइल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो इसका SN2 अटैक यहाँ पे होता है, ये इस पे अटैक करेगा, SN2 अटैक होगा। और SN2 अटैक अगर होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के बॉन्ड पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और यहां से ये pyridine रिमूव हो जाएगा। तो इससे प्रोडक्ट बन जाता है ClR। Cl को मैंने पहले दिखाया हुआ है इन्वर्टेड प्रोडक्ट बताने के लिए। ठीक है, तो ClR ये बन गया, प्लस SO2 और pyridine जो है यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा, प्लस pyridine। तो ये वाला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो अगर pyridine जैसे बेस को यूज किया जा रहा है HCl के साथ सॉल्ट बनाने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये pyridine पहले ये इनऑर्गेनिक एस्टर पे अटैक करके क्लोराइड आयन को फ्री कर देता है, क्लोराइड आयन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो। और अगर क्लोराइड आयन फ्री है तो ये बैक साइड अटैक के लिए कैपेबल है। बैक साइड अटैक का मतलब SN2 अटैक के लिए कैपेबल है। तो इसका SN2 अटैक होगा और SN2 अटैक के थ्रू या ऐसा एल्काइल क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर इस डार्जेंस मेथड में बेस को यूज किया जा रहा है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म SN2 होगी, अगर बेस नहीं यूज किया जा रहा है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म SNI होगी। और SNI मैकेनिज्म में रिटेंशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और बेस की प्रेजेंस में इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा, इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई सबको? डार्जेंस मेथड की मैकेनिज्म क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब जरा देखते हैं। अच्छा एक बात और, डार्जेंस मेथड में SOCl2 की जगह पे COCl2 को भी यूज किया जा सकता है। SOCl2 की जगह पे मतलब थायोनिल क्लोराइड की जगह पे कार्बोनिल क्लोराइड जिसको फॉस्जीन बोलते हैं, हम फॉस्जीन को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉस्जीन को यूज करते हैं तो प्रोडक्ट की यील्ड पुअर मिलती है। तो आप इस बात को नोट कर लो, नोट में लिख लो, लिखो इन डार्जेंस मेथड फॉस्जीन इन डार्जेंस मेथड फॉस्जीन ब्रैकेट में लिखना COCl2 may also be used instead of SOCl2 however yield of product obtained is relatively poor या रिलेटिवली लेस बोल सकते हो, रिलेटिवली लेस।
अब अगर देखो PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन को कंसिडर किया जाए तो PCl5 के साथ क्या होता है, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल को हम PCl5 से रिएक्ट करा रहे हैं। PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। इस ज्योमेट्री के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है, जिसमें एक्सियल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है, और ये तीन बॉन्ड जो है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड बोले जाते हैं। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो एक्सियल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा होती है, मतलब एक्सियल बॉन्ड वीक होता है इन कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड वीक होगा इसके कंपेयर में, ये तीनों बॉन्ड के कंपेयर में। अब देखो होता क्या है, ये एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहां से क्लोराइड आयन, ठीक है, ये वाला क्लोराइड आयन रिमूव हो जाता है। तो ये बन गया क्लोराइड आयन, यहां से फ्री हो गया। और फिर क्या होता है, ये क्लोराइड आयन यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है, HCl गैस रिमूव हो जाएगी और ये फॉर्म हो जाएगा। ROPCl4, ROPCl4 का फॉर्मेशन होगा। ये अनस्टेबल होता है, तो जब हम इसको स्लाइटली हीट करते हैं तो हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है। कैसे डिकम्पोज होता है जरा देखना, ये यही स्टेप को SNI स्टेप बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके ट्रांसफर हुआ, मतलब फास्फोरस हेक्सावेलेंट हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होता है, यहां से क्लोराइड आयन फ्री होता है और फ्री होकर के इस पे अटैक कर जाता है, फ्रंट साइड अटैक, एल्काइल के ऊपर ये अटैक कर रहा है, ठीक है। और फिर ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ये SNI स्टेप है और इसके थ्रू बन जाता है एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3, POCl3 बन जाता है, एल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3, ये फॉर्म हो जाता है।
मैंने इस मैकेनिज्म के बारे में बताया कि ये प्रोबेबल मैकेनिज्म है। तो ये तो बात हो गई इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अब आप नोट करो SN1 प्राइम, SN2 प्राइम and SNI prime mechanism. SN1 prime, SN1 prime, SN2 prime and SNI prime mechanism. नोट करो बेटा इन तीनों का डिटेल एक साथ लिखो। लिखो if substrate used is allylic, if substrate used is allylic, if substrate used is allylic and reaction condition are corresponding to 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 SN1 SN1 SN2 SN1 SN2 and SNI respectively, SNI respectively, SNI respectively, then there occurs the formation of then there occurs the formation of then there occurs the formation of a product then there occurs the formation of a product through allylic shift then there occurs the formation of a product through allylic shift then there occurs the formation of a product through allylic shift. आगे लिखो during the formation of this product during the formation of this product during the formation of this product SN1 prime during the formation of this product SN1 prime SN2 prime SN1 prime SN2 prime and SNI prime mechanism are observed are observed. तो बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो सबस्ट्रेट आप यूज कर रहे हो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट एलाइलिक होना चाहिए। अगर सबस्ट्रेट एलाइलिक है और रिएक्शन कंडीशन SN1 के करस्पॉन्डिंग है तो वहां पे एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा और एक प्रोडक्ट एलाइलिक शिफ्ट के थ्रू फॉर्म होगा। ये कौन नालायक है ये? नमन
ये नमन नमन जो अभी है बेटा मीटिंग रूम में? नहीं है सर। पता तो है ये नमन नहीं कर सकता है। ये पता नहीं कहां से बदतमीज लोग जो है आ जाते हैं। अरे तुझे बोर होना है तो तू जो है यहाँ आया क्यों भाई? जाके सड़क पे घूमता। इनको डांस करके दिखाओ जो है ये एकदम प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उससे ऊपर का तो मेंटल लेवल है नहीं। कहीं के पता नहीं क्या चाहते हैं ये सब, कौन सा अपना जो है मतलब क्वालिटी दिखा रहे हैं ये सारी एक्टिविटी करके। बदतमीज कहीं के। एक दो साल और मस्ती कर लो, उसके बाद तो फिर पता चल ही जाएगा बोर होते हो कैसे, जिंदगी जो है तुम्हें कहां ले जाएगी। तो मैंने ये बोला कि अगर सब्सट्रेट हमारे पास एलाइल है, एलाइलिक सब्सट्रेट को हमने यूज किया, ठीक है, सब्सट्रेट एलाइलिक है, और रिएक्शन कंडीशन को अगर कंसीडर करें तो रिएक्शन कंडीशन SN1 के करस्पॉन्डिंग भी हो सकती है, SN2 के करस्पॉन्डिंग भी हो सकती है, और SNI के करस्पॉन्डिंग भी हो सकती है। तो बोल रहे कि वहां पे जहां एलाइल सब्सट्रेट हमने यूज किया है और कंडीशन मान लो SN1 के करस्पॉन्डिंग है। अब SN1 के करस्पॉन्डिंग कंडीशन को बता, सारी बात आपको पता होनी चाहिए कि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल वीक हो, न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन लो हो, ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है। तो अगर एलाइल सब्सट्रेट है और कंडीशन SN1 की है, तो एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है वहां कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बन करके उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट वहां पे और बनेगा, बोल रहे हैं वो एलाइलिक शिफ्ट के थ्रू बनता है, क्योंकि एलाइल सब्सट्रेट है, तो बेसिकली रेजोनेंस होने की वजह से एक और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो वो एलाइलिक शिफ्ट के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में SN1 प्राइम मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है। एलाइलिक शिफ्ट के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में SN1 प्राइम मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो हमने एलाइल सब्सट्रेट को कंसीडर किया और रिएक्शन कंडीशन SN2 मैकेनिज्म के करस्पॉन्डिंग, अब SN2 मैकेनिज्म की अगर बात करें तो SN2 मैकेनिज्म के लिए क्या होना चाहिए? पोलर एप्रोटेक सॉल्वेंट होना चाहिए, हाई न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बोल रहे हैं कि एक तो लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोडक्ट बनता है, और एक प्रोडक्ट एलाइलिक शिफ्ट के थ्रू बनता है। तो एलाइलिक शिफ्ट के फॉर्मेशन, एलाइलिक शिफ्ट के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में SN2 प्राइम मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है। ऐसे ही SNI प्राइम मैकेनिज्म की भी हम बात करेंगे। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप देखो, जैसे हमने कंसीडर किया इस सब्सट्रेट को CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, मान लो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और हमने यहां पे यूज किया है एक्वस KOH को, एक्वस KOH, ठीक है। ये डाइल्यूट सोल्यूशन को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्वस KOH, तो इसका मतलब है यहाँ पे, और ये डाइल्यूट है, साथ में लिख ले रहे हैं डाइल्यूट एक्वस KOH, डाइल्यूट एक्वस KOH। तो मैकेनिज्म यहाँ पे होनी चाहिए बेटा, एक तो SN1,
SN1 मैकेनिज्म होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पे SN1 प्राइम वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज ये सबस्ट्रेट जो हम यूज कर रहे हैं ये एलाइलिक सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे जिनको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट बनेगा SN1 के करस्पॉन्डिंग और एक प्रोडक्ट बनेगा SN1 प्राइम के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो SN1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। आप देख रहे हो जहां क्लोरीन है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये SN1 के करस्पॉन्डिंग फॉर्म हो, और एक प्रोडक्ट यहां पे और बनेगा। अब वो क्यों बनेगा जरा समझना। SN1 मैकेनिज्म में पहले लीविंग ग्रुप हटता है और लीविंग ग्रुप के हटने से कार्बोकेटायन बन जाता है, यानी कि यहां पे ये कार्बोकेटायन बनेगा। ये लीविंग ग्रुप यहां से हटेगा और लीविंग ग्रुप के हटने से यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप देख सकते हो जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज ये कंजुगेटेड है। तो इस वजह से क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, और क्या बन गया CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख रहे हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेट कर रहा है इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी लाई कर रहा है और यहां पे भी लाई कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो इस पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। तो अगर इस पे अटैक करके प्रोडक्ट बन रहा है तो वो SN1 प्राइम वाला प्रोडक्ट होगा, और अगर इस पे अटैक के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है तो वो SN1 वाला प्रोडक्ट होगा। तो एक प्रोडक्ट यहां पे ये वाला भी बनेगा CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, एक प्रोडक्ट ये बन रहा है। अब जरा मुझे बताना कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। फर्स्ट वाला मेजर होगा, फर्स्ट वाला मेजर होगा, गलत है। आप देखो मेजर होना चाहिए सेकंड वाले को। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में। दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ दिस कार्बोकेटायन। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो तो इसके इसके इस कार्बोकेटायन के लिए 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर का भी सपोर्ट मिल रहा है। ये कार्बोकेटायन 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू भी स्टेबलाइज हो रहा है अलॉन्ग विथ रेजोनेंस। इसमें वो हाइपर कंजुगेशन का सपोर्ट कार्बोकेटायन को नहीं है। इस वजह से अगर देखा जाए तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, और जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है उसके करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ये मत समझना कि SN1 प्राइम वाला प्रोडक्ट ऐसे केसेस में हमेशा मेजर होगा। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे ये दो कार्बोकेटायन रेजोनेंस के थ्रू अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा।
सर हाँ बोलो। अगर जैसे हम फर्स्ट प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट जो बना है उसमें अगर एल्कीन के हिसाब से अल्फा हाइड्रोजन देखें तो ज्यादा आ रहे हैं सेकंड से, वैसे नहीं स्टेबिलिटी चेक कर सकते? बेसिकली हम यहाँ पे एल्कीन की स्टेबिलिटी नहीं चेक कर रहे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी आपको देखनी है। ओके सर। और सर एक ये भी पूछना था, जैसे कार्बोकेटाइन सिर्फ एलाइल लिगोन तभी बनाना है अगर जैसे मान लो सेकंड दूसरे वाला कार्बन टर्शियरी होता और कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाता तो हम रीअरेंजमेंट ना कराते, फिर भी सीधा Cl की जगह OH ही लगा देते? एक बार फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। सर जैसे इसमें तो साइड में वो था डबल बॉन्ड, तो आपने जैसे लिखा है SNI प्राइम हो जाए, SN1 प्राइम हो जाएगा इधर। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो हम रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, सीधा फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ही बनाएंगे? नहीं 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 नहीं, रीअरेंज तो होगा ही। SN1 होगा अगर, तो SN1 में कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंज तो तब भी होगा। इस केस में एक स्पेशल रीअरेंजमेंट है। यहाँ पे देखो, ये या तो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है न्यूक्लियोफाइल या थर्ड पे आ रहा है, और वो जो रीअरेंजमेंट होता है वो तो 1-2 शिफ्ट होती है ना। यस सर, ठीक है। तो ये बात सबको क्लियर हो गई बेटा? यहाँ मेजर प्रोडक्ट जो हमने डिसाइड किया ये सबको समझ में आ गया? अब जरा देखो, अगर हम इसी सबस्ट्रेट को कंसीडर करें, सबस्ट्रेट यही है, ठीक है, हम यहां पे यूज कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को और इसके साथ यूज किया DMSO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड DMSO, कंसंट्रेटेड KOH यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड KOH और DMSO को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियरली आप बोल सकते हो यहां पे मैकेनिज्म होनी चाहिए SN2। आकाश को एंटर कर लो भाई। सर बार बार एंट्री हो रही थी, मैंने सोचा कोई और है, मैंने रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा वो। मैं फोन करके बोल देता हूँ कि लेक्चर देख लेगा। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। तो अब यहां पे आप देखो, यहां पे मैकेनिज्म क्या होगी, SN2, ठीक है। यहां पे SN2 मैकेनिज्म ऑब्जर्व होनी चाहिए। तो अगर SN2 मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी तो जहां क्लोरीन है वहीं पे OH आ जाएगा, बट इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। जो SN2 की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो मैं साथ में यहीं पे इन्वर्टेड लिख दे रहा हूं। इन्वर्टेड का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है। एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। एक प्रोडक्ट यहां पे ऐसे बनेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्सिल आयन, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, हाइड्रोक्सिल आयन वो इस पे अटैक करता है, हाइड्रोक्सिल आयन इस पे अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड पेयर यहां पे ट्रांसफर हो जाता है और यहां से क्लोराइड आयन रिमूव हो जाता है। एक प्रोडक्ट इस तरीके से भी फॉर्म होता है, तो वो वाला प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके फॉर्मेशन में SN2 प्राइम मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगा। यहां पे SN2 मैकेनिज्म और यहां पे SN2 प्राइम मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी। तो अब आप देख सकते हो कि SN2 प्राइम मैकेनिज्म के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है
इस प्रोडक्ट को और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसको अगर कंपेयर करें तो किसको मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए बताओ? मेजर प्रोडक्ट इसमें किसको होना चाहिए? SN2 की क्या डिमांड है वो आपको पता है, तो उसको समझते हुए अब बताओ कि इनमें से मेजर कौन सा होगा? ठीक है, मेजर जो है तो फर्स्ट प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं मेजर प्रोडक्ट है। चिराग एक्सप्लेन करो कैसे मेजर प्रोडक्ट है फर्स्ट? सर इधर हिंड्रेंस कम होएगी। वेरी गुड। यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इस कार्बन पे, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ये जो एक्स्ट्रा मिथाइल प्रेजेंट है ना, ये मिथाइल जो है वहां पे हिंड्रेंस बढ़ा रहा है। और आपको पता है कि जो SN2 मैकेनिज्म है वो हिंड्रेंस के थ्रू गवर्न होती, ठीक है? तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली SNI प्राइम मैकेनिज्म के लिए भी आप ऐसे ही समझ सकते हो। जैसे मान लो एलाइल अल्कोहल ले लिया आपने, डार्जेंस मेथड में एलाइल अल्कोहल ले लिया और उसको आप SOCl2 से रिएक्ट करा रहे हो, तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा जो है, मतलब वो OH जहां है OH वाले कार्बन पे प्रोडक्ट बन जाएगा, और एक प्रोडक्ट एलाइलिक शिफ्ट के थ्रू बनेगा। तो एलाइलिक शिफ्ट के थ्रू जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको, उसके लिए आप बोलोगे कि वहां पे SNI प्राइम मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी, ठीक है? तो एग्जांपल बताने की जरूरत है क्या? SNI प्राइम मैकेनिज्म का एग्जांपल बताने की जरूरत है या समझ लोगे? बोलो बेटा। अच्छा, नहीं समझ पाओगे, चलो एग्जांपल बता ही देता हूं फिर। जैसे देखो हमारे पास ये अल्कोहल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ये अल्कोहल है और इसको हम SOCl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। SOCl2 के साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। रिएक्शन के थ्रू एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। अब आप देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर को कंसिडर किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जो इंटरमीडिएट के बाद वाला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। तो CH2 O SO Cl, CH2O SOCl, यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप होगा इस कार्बन के अबाउट। उसके बगल में ये कार्बन होगा CH, यहाँ पे ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, CH डबल बॉन्ड CH CH3,
ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो इनऑर्गेनिक एस्टर बन रहा है, इनऑर्गेनिक एस्टर का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर ये स्ट्रक्चर है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। अब आप यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म को देखो। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके ट्रांसफर हो, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बन करके ट्रांसफर हो, यहां से क्लोराइड आयन फ्री हो और क्लोराइड आयन का अटैक इस कार्बन पे हो, क्लोराइड आयन का अटैक इस कार्बन पे हो, ठीक है। और ये कार्बन पे अगर क्लोराइड आयन अटैक कर रहा है तो उस प्रोसेस में ये पाई बॉन्ड पेयर जो है यहां ट्रांसफर होगा और बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ये एलाइलिक शिफ्ट वाला प्रोडक्ट है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्लोराइड आयन वो इस पे अटैक करे, क्लोराइड आयन इस पे अटैक करे और बाकी बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटी है अटैक की, एक मान लो ये है फर्स्ट और दूसरा ये है सेकेंड। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं यहां पे अटैक के लिए। फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट को कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ये वाला। यहां पे ऑब्जर्व हुआ SNI, इसमें SNI फॉर्म होगा, SNI मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी। और सेकंड के करस्पॉन्डिंग अगर आप प्रोडक्ट देखो तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी SNI प्राइम, SNI प्राइम, SO2 गैस रिलीज होगी दोनों केस में। अब इसमें बता सकते हो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। यहां पे मेजर प्रोडक्ट किसको होना चाहिए। फर्स्ट को मेजर होना चाहिए। क्यों मेजर होना चाहिए फर्स्ट को। फर्स्ट को मेजर प्रोडक्ट क्यों होना चाहिए। देखो, जो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, ये भी एक SN2 का स्पेशल केस है। तो इसके लिए भी हिंड्रेंस जो है एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। तो हिंड्रेंस को मिनिमाइज करते हुए हमेशा अटैक होना चाहिए। तो इस वजह से इसमें ये सही बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब आप नोट करो, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
intermolecular and intramolecular nucleophilic substitution. Intermolecular and intramolecular nucleophilic substitution. यहां पे लिखो बेटा, लिखो this type of nucleophilic substitution, this type of nucleophilic substitution, this type of nucleophilic substitution is observed, this type of nucleophilic substitution is observed in those substrate, this type of nucleophilic substitution is observed in those substrate which possess nucleophile, which possess nucleophile and nucleofuse both. This type of nucleophilic substitution is observed in those substrate. This type of nucleophilic substitution is observed in those substrate which possess nucleophile and nucleofuse both. Which possess nucleophile and nucleofuse both. आगे लिखो बेटा, लिखो during intramolecular nucleophilic substitution, during intramolecular nucleophilic substitution, during intramolecular nucleophilic substitution, during intramolecular nucleophilic substitution, 5 or 6 membered ring, 5 or 6 membered ring is always produced. During intramolecular nucleophilic substitution, 5 or 6 membered ring is always produced. 5 or 6 membered ring is always produced. During intramolecular nucleophilic substitution, 5 or 6 membered ring is always produced. 5 or 6 membered ring is always produced. एक और बात यहां पे लिखो, this substitution is favorable, this substitution is favorable in those cases, this substitution is favorable in those cases where substrate concentration is low. This substitution is favorable in those cases where substrate concentration is low. This substitution is favorable in those cases where substrate concentration is low. ठीक है, तो जो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये तब फेवर करेगा, मतलब ये तब ऑब्जर्व होगा जब 5 या 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो हो. ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो हो. वैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का लो होना कोई नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है. 5 और 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन ये एक सर्टेन क्राइटेरिया है, ये जरूर फुलफिल होना चाहिए. ठीक है, अब बात आती है इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा. तो लिख लो, देखो ड्यूरिंग इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ड्यूरिंग इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ड्यूरिंग इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
formation of cyclic ring and acyclic chain, both formation of cyclic ring and acyclic chain both takes place. Formation of cyclic ring and acyclic chain both takes place. आगे लिखो. It is favorable in those cases where substrate concentration is high. It is favorable in those cases where substrate concentration is high. It is favorable in those cases where substrate concentration is high. तो जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऑब्जर्व होने के चांसेस होंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बोल रहे हैं कि साइक्लिक रिंग भी बन सकती है और एसाइक्लिक चेन का फॉर्मेशन भी हो सकता है. और जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होता है, जहां पे हमेशा 5 और 6 मेंबर्ड रिंग प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जैसे देखो अगर हमने कंसीडर किया इस सबस्ट्रेट को, ये सबस्ट्रेट है. अब इसको अगर हम इसका अगर हाई कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो हाई कंसंट्रेशन यूज करने पे अगर ये कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेटेड के केस में यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. और जब इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ऐसा पॉलीमेरिक प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होगा बेटा. ठीक है, इस तरीके से पॉलीमेरिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. अब ये पॉलीमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म क्यों हुआ, अगर आप इसको समझो तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो. यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, आप दोनों बोल सकते हो इसको. तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से अटैक होगा. तो ये जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा. उसी तरीके से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा. ऐसे ही ये अगले वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा. और ये जो चेन है, ये जो यूनिट्स है, ये आपस में कनेक्ट होती जाती है. तो इस तरीके से ऐसा पॉलीमेरिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. जबकि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें देखो क्या होगा.
इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखो क्या होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके क्लोराइड आयन को हटा देगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके क्लोराइड आयन को हटा देगा। दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो जाती है। ये तब होगा जब डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसीडर करोगे, मतलब जब इसका कंसंट्रेशन लो होगा, और ये वाली रिएक्शन तब आप करोगे जब हाई कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर, ये भी इंटरमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इंटरमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट इसके लिए इसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट कम है, यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो ये हाई कंसंट्रेशन पे रिएक्शन होगी और ये लो कंसंट्रेशन पे रिएक्शन होगी, लो कंसंट्रेशन, और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन। अब इसमें देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ए साइक्लिक चेन और साइक्लिक रिंग दोनों प्रोड्यूस हो सकती है। ए साइक्लिक चेन और साइक्लिक रिंग दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है बाय इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरमॉलिक्यूलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, मोर देन वन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, उनके बीच में रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम इसको इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। सर एक मिक्सचर में दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसीड करेंगे या सिर्फ एक होएगी, मतलब कंसंट्रेशन के हिसाब कर सकती हैं, लेकिन यहां पे जो मैंने बोला कि अगर हाई कंसंट्रेशन है तो ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और अगर लो कंसंट्रेशन है तो ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा। तो सर अगर कंसंट्रेशन के अबाउट में मेंशन नहीं है, सिर्फ लिख रखा है मतलब सब्सट्रेट और रिएजेंट दे रखा है, तो फिर दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, उस सिचुएशन में। बट मेजर की बात करें तो वो ये था, ये खोल रहा था, इसको आप मेजर ये बोलेंगे। ऐसे तुम्हारे खोल रहा था, बैकग्राउंड पीछे से आवाज आ रही है बेटा। ये Yes, टेढ़ा sir. पूरा। यस सर, सॉरी, ठीक है, छोटा भाई थोड़ा सा। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर हो जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि जब तक हाई कंसंट्रेशन आप मेंशन नहीं करोगे ना, तब तक जो है आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। ओके सर। तो ये तो बात हो गई इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अब देखो बात आती है इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया बेटा? ये एग्जांपल सबको क्लियर हो गया? ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर हो गया? अब देखो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। जैसे ये सब्सट्रेट है, आप देख रहे हो कि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भी है और न्यूक्लियोफ्यूज भी है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है और न्यूक्लियोफ्यूज भी है। तो और यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है जहां न्यूक्लियोफ्यूज है, तो 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो इसलिए यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
ये ऑब्जर्व होगा, और इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो जब 5 मेंबर्ड रिंग या 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो विद इन द मॉलिक्यूल अटैक के थ्रू, तो ऐसे रिएक्शन को हम इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया सबको? तो अब आप नोट करो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो अगर हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कंसीडर करें तो इसके भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, बाइमॉलिक्यूलर एंड यूनिमॉलिक्यूलर। तो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं बाइमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। इसमें फर्स्ट केस बाइमॉलिक्यूलर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं ArSN2, ArSN2। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें फर्दर दो मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है, तो लिख लो इट इज फर्दर क्लासिफाइड, it is further classified into following two categories. It is further classified into following two categories. Number one, Megenheimer complex formation mechanism. Megenheimer complex formation mechanism. अब ये मैकेनिज्म कब ऑब्जर्व होती है? अगर हम इसको कंसीडर करें मेजिनहाइमर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैकेनिज्म कब ऑब्जर्व होती है, तो लिख लो दिस मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड, this mechanism is observed in those cases, where following condition is fulfilled. This mechanism is observed in those cases where following condition is fulfilled. अब क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? नंबर 1 लिखो, फर्स्ट कंडीशन
लिखो substrate molecule must be aromatic. Substrate molecule must be aromatic, मतलब एराइल सब्सट्रेट होना चाहिए. Substrate molecule must be aromatic. ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड कंडीशन लिखो, there must be at least one strong electron withdrawing group. There must be at least one strong electron withdrawing group. There must be at least one strong electron withdrawing group at ortho or para position. At ortho or para position. At ortho or para position with respect to nucleofuse. With respect to nucleofuse. With respect to nucleofuse. तो बोल रहा है कि जो एराइल सब्सट्रेट है वो उसके जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफ्यूज प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जरूर प्रेजेंट होना चाहिए. ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है, पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है, दोनों जगह पे हो सकता है. ठीक है. तीसरी कंडीशन लिखो, नंबर 3. Number 3, nucleophile used must be strong. Nucleophile used must be strong and its concentration should be high. And its concentration should be high. Nucleophile used must be strong and its concentration should be high. जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं रिएक्शन में वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और उसका कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए. ठीक है. एक और पॉइंट लिखो, रिएक्शन मस्ट प्रोसीड अंडर विगोरस कंडीशन. Reaction must proceed under vigorous condition. Vigorous condition मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से है. तो रिएक्शन मस्ट प्रोसीड अंडर विगरस कंडीशन. ठीक है. अब इसमें एक बात आप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिख लो. नोट में लिखो एज द नंबर ऑफ strong electron withdrawing group, as the number of strong electron withdrawing group, as the number of strong electron withdrawing group at ortho and para position, at ortho and para position, as the number of strong electron withdrawing group at ortho and para position with respect to nucleofuse increases. With respect to nucleofuse increases. With respect to nucleofuse increases. The reactivity of substrate. The reactivity of substrate. The reactivity of substrate towards nucleophilic substitution also increases. Towards nucleophilic substitution also increases. And reaction proceed
and reaction proceed under relatively milder condition, and reaction proceed under relatively milder condition. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर बढ़ता जाएगा, रिएक्शन कंडीशन क्या होगी? माइल्ड होती जाएगी। ठीक है, जो प्रेशर और टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। तो ये है मेजिनहाइमर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैकेनिज्म की कंडीशन। तो कंडीशन में मैंने क्या बताया? कंडीशन यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? एक तो सबस्ट्रेट एराइल होना चाहिए, दूसरा जहां पे न्यूक्लियोफ्यूज प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कम से कम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो हम यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, उसका कंसंट्रेशन हाई हो, और रिएक्शन वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन में प्रोसीड करनी चाहिए। तो ये सब कंडीशन रिक्वायर्ड है। बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करता है तो रिएक्शन कंडीशन माइल्ड होती जाएगी, रिएक्शन कंडीशन माइल्ड होती जाएगी। ठीक है, तो बस इन्हीं फैक्ट्स को आपको यहां पे दिमाग में रखना है। तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास जैसे मान लो ये न्यूक्लियोफ्यूज है और यहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फॉर एग्जांपल NO2 को कंसीडर करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को हमने कंसीडर किया, तो न्यूक्लियोफ्यूज के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, ये ऑर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है। अब हम एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का यहां पे अटैक करा रहे हैं, इसका हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए और यहां पे हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यूज करेंगे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यूज करेंगे। तो आप देखो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे न्यूक्लियोफ्यूज प्रेजेंट, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे न्यूक्लियोफ्यूज प्रेजेंट है। और इस कार्बन पे क्यों अटैक करेगा? क्योंकि NO2 का विड्राइंग इफेक्ट इस कार्बन पे ऑब्जर्व हो रहा है, NO2 के रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पे ये अपना -M दिखा रहा होगा। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड पेयर है वो पाई बॉन्ड पेयर यहां आ जाएगा। ठीक है, जब ये यहां पे अटैक करेगा तो आप इसको ऐसे दिखाओ, अगर ये इस पे अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इस तरीके से ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफ्यूज है, इधर आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कार्बन आयन बन गया। अब देखो ये लोन पेयर यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये बन गया। ये कार्बन आयन फॉर्म हो गया। अब इसी तरीके से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप और फॉर्म कर सकते हो, ये लोन पेयर यहां आ गया, ये पाई बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर हो गया। इसी तरीके से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप और फॉर्म कर सकते हो। देखो ये लोन पेयर यहां आ जाए, ये पाई बॉन्ड पेयर यहां आ जाए और ये पाई बॉन्ड पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर हो जाए।
ठीक है, तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे हमने ड्रॉ किया है। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को कंसीडर करें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ऐसा होगा। पहले तो उन बॉन्ड्स को दिखा रहा है जिनकी पोजीशन फिक्स है, और फिर उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन इस पार्ट में हो रहा है। यहां भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, और इस पूरे पार्ट में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां है। ठीक है, इन 4 पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम कंसीडर कर रहे हैं, इसी रेजोनेंस हाइब्रिड को मेजिनहाइमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसी को मेजिनहाइमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये रेजोनेंस हाइब्रिड मेजिनहाइमर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे NO2 ग्रुप अगर है तो NO2 ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फेवर कर रहा है, और जितने ज्यादा विट्राइंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक और आसानी से होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को इजी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और फिर देखो लास्ट में क्या होगा, फाइनली ये इंटरमीडिएट देखो लास्ट में रेजोनेंस के थ्रू फाइनली ये वाला इंटरमीडिएट बना है। अब यहां पे न्यूक्लियोफ्यूज है और यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, इधर है कार्बन आयन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये लोन पेयर यहां ट्रांसफर हो गया और यहां से न्यूक्लियोफ्यूज रिमूव हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफ्यूज का रिमूवल हो जाता है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होगा। तो ये है मेजिनहाइमर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैकेनिज्म। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि अगर NO2 ग्रुप का नंबर बढ़ाते हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो ये जो मेजिनहाइमर कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो ये और स्टेबल होगा, इसका ये फॉर्म होगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उससे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप का नंबर बढ़ाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है और रिएक्शन माइल्डर कंडीशन में प्रोसीड करती है। तो ये क्लियर हो गया बेटा, मेजिनहाइमर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैकेनिज्म क्लियर हो गई। ठीक है, तो बस जो कंडीशन मैंने बताया हुआ ना, कंडीशन को दिमाग में रखो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहां पे कौन सी मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी। ठीक है, अब इसमें एक बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मैकेनिज्म और एक यूनिमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 2 केसेस और रहते हैं। तो इन दोनों केसेस को कल की क्लास में समराइज करते हुए कल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस डिस्कस होनी है उनको बताऊंगा। तो आज आपको मैं एल्काइल हैलाइड की बुकलेट जो है वो जो है मतलब ऐप पे अपलोड करवा देता हूं।
और कल की क्लास में हम लोग बुकलेट से रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जिससे कि रिटन पार्ट थोड़ा कम हो और आगे का डिस्कशन फास्ट हो। मैकेनिज्म अगर आपने समझ लिया है तो अब इसके बाद का जो डिस्कशन है वो बहुत आसान है। सिर्फ हम ये देखेंगे कि भाई इस रिएक्शन में ये मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी और मैकेनिज्म का पूरा डिटेल आपके माइंड में है, तो बस फटाफट सब कुछ होता जाएगा। तो आज मैं एल्काइल हैलाइड की बुकलेट अपलोड करवा दे रहा हूं ऐप के ऊपर, और आप जो है कल की क्लास में उसको अरेंज करके रखना बुकलेट को। ओके बेटा? अच्छा, एक और चीज, इस वीक में कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? अब आपका टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा, और नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा वो एल्काइल हैलाइड पे बेस्ड होगा। उसके बाद फिर पी ब्लॉक का टेस्ट होगा। ओके बेटा?